रामपुर गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा को तीर्थ स्थलों पर जाना बहुत पसंद था। शारदा का बेटा रमेश शराब का आदी था, इसीलिए रमेश अपनी पत्नी अनामिका को हमेशा अपनी आदतों से परेशान किया करता था। शारदा अपने बेटे को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। अनामिका ने भी बाद में अपने पति को बदलने की कोशिश की, लेकिन रमेश में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। फिर एक दिन शारदा अपनी बहू से कहती है, बेटा अनामिका, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। विजयपुर दुर्गा मंदिर में मैंने मन्नत रखा था, पर वो पूरा करना ही भूल गई। कहा था बेटा जन्म होगा तो आके दर्शन करूंगी, पर आज तक मैं मंदिर नहीं जा पाई, इसीलिए घर की ये हालत है। अगर ऐसी बात है तो विजयपुर दुर्गा मंदिर हमें कैसे भी जाना चाहिए और मन्नत पूरी करनी चाहिए। वो देखिए, वो आ रहे हैं। अब कुछ मत कहिएगा इस बारे में। हाँ बेटा, पूरा दारू के नशे में है, पता नहीं अब क्या कहेगा। मुझे तो डर ही लग रहा है। आप ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? मेरा हालत क्या होगा? पूरी रात उन्होंने मुझ पे बहुत अत्याचार की है। अनामिका, अनामिका, जल्दी से ऑमलेट बना के ले आओ। जाओ, जल्दी जाओ। तुम्हें तो आजकल डर भी नहीं लगता है। तुम्हें तो बस अपनी सास की पड़ी है। तुम्हें अपने पति की थोड़ी भी चिंता ही नहीं। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हाँ, तुम्हारी वजह से हमारे परिवार का ये हाल है। मैंने क्या गलती की? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हमेशा कहते रहती हो सासू माँ को ये चाहिए वो चाहिए, यही सब करती रहती हो। अच्छा होता अगर इसका आधा भी कभी कभार मेरे लिए वो करती। बेचारी हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती है। बेचारा मेरा पति खुश रहे, अच्छे से रहे, पर तुम हमेशा दारू पी के उसे परेशान करते हो। शारदा रमेश जब बातें कर ही रहे थे, तभी सरपंच जी रविंद्र बाबू वहाँ पे आते हैं। वो बहुत गुस्से से चिल्लाते हुए आते हैं। रमेश अपने कमरे में चला जाता है। अरे रमेश, रमेश, कहाँ हो तुम? मुझे दिख नहीं रहे हो। कहाँ हो तुम? बाहर घूम रहे हो? क्या हुआ रविंद्र बाबू? वो तो घर पे नहीं है, अभी तक नहीं लौटा। तुम क्यों झूठ कह रही हो? अभी तो मैं उसे इस तरफ आते हुए देखा। जब देखो तो मेरे आंखों से भागता फिर रहा है। कब मेरे उधार चुकाएंगे? काफी दिन हो गए। घर के कागज रखे, आप लोगों ने 2 लाख लिए थे, अब सूद समेत वो 4 लाख हो गया है। अरे रविंद्र बाबू, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपका सारा उधार सूद समेत लौटा दूंगी। मेरी बात मानिए, विश्वास कीजिए। कैसे भरोसा करूं? रमेश कोई काम धाम नहीं करता है, गांव वालों को भी नशा करने के लिए उकसाते रहता है। आप और आपकी बहू कुछ नहीं करती है, फिर ये सारा उधार आप लोग कैसे चुकाएंगी? ऐसा मत कहिए, मेरी बात सुनिए रविंद्र जी। देखिए रविंद्र जी, इस बार मेरी बात मानिए, थोड़ा और वक्त दे दीजिए हमें। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर 1 महीने के अंदर उधार नहीं चुकाए, नहीं तो तुम लोगों को इस घर से मैं धक्के मार के निकालूंगा। उस रात शारदा और अनामिका काफी देर तक सोचते रहती है। रविंद्र जी की बातों से वो बहुत दुखी थे, पर कैसे भी करके विजयपुर की देवी माँ के मंदिर में जाके वो अपनी मन्नत पूरा करना चाहते थे। वो उसी रात विजयपुर जाने की सोचते हैं, पर उस रात बहुत भारी बरसात शुरू हो जाती है। ऐसे कब तक बारिश होगी? कल सुबह तक जरूर रुक जाएगी, इसीलिए ज्यादा मत सोचो। कल जैसे भी करके हमें निकलना ही होगा। ठीक है सासू माँ, फिर मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। अगले दिन भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। कुछ भी हो जाए पर वो जाकर ही रहेंगे, ऐसा सास बहू सोच लेती है। दोनों सास बहू ट्रेन में बैठ के विजयपुर के लिए निकल जाते हैं। बारिश बढ़ने की वजह से जल प्रवाह भी बढ़ जाते हैं। कई जगह तो रास्ते पानी में डूब जाते हैं। जिस ट्रेन से शारदा और अनामिका जा रहे थे, उसकी रफ्तार भी धीरे धीरे चल रही थी। इन सब से शारदा बहुत चिंतित हो जाती है। बेटा अनामिका, ये सब क्या हो रहा है? देखो ट्रेन की गति कितनी धीमी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, आधा हम पहुँच चुके हैं और कुछ घंटे बाकी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम विजयपुर पहुँच ही जाएंगे। बारिश कितनी भी हो, लेकिन ट्रेन नहीं रुकने वाली। जब शारदा अनामिका ऐसी बातें कर ही रहे थे, तब अचानक से ट्रेन रुक जाती है। रेलवे ट्रैक पे इस तरह से ट्रेन को रुकते देख शारदा अनामिका बहुत परेशान हो जाती है। इस दौरान कई लोग बाढ़ के पानी में बह जाते हैं।
वहाँ हाहाकार मचना शुरू हो गई। ये देखकर शारदा अनामिका रोने लगती है। हाय रे, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? छोटे बच्चे से लेके बड़ा इंसान पानी में बह के जा रहा है। बचाओ, कोई आके इनकी मदद करो। अनामिका कुछ करो। कोई है, मदद कीजिए, मदद कीजिए। सासू माँ, अब क्या करें? इस तरह से ट्रेन रुक गई है, लगता है उन्हीं के लिए। अगर बहने वाले लोगों को हम ट्रेन तक ले आए उठा के कैसे भी, तो शायद हम उनकी जान बचा सकते हैं। बहू, सासू माँ, मुझे तैरना आता है, मैं जाती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। संभल के जाना बेटा, संभल के। शारदा को हिम्मत रखने की बातें कहकर अनामिका बाढ़ के पानी में चली जाती है। क्योंकि उसे तैरना आता था, इसीलिए जो लोग बाढ़ के पानी में बह गए थे उन्हें एक एक करके ट्रेन तक वो ले आती है। और इस तरह से कुछ ही समय के अंदर अनामिका कई लोगों की जान बचा लेती है। तब तक जो ट्रेन रेलवे ट्रैक पे रुकी थी वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाती है। बेटा अनामिका, जल्दी आओ, जल्दी आओ, ट्रेन निकलने ही वाली है। जल्दी आओ बेटा। हाँ, आ रही हूँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। इस तरह आखिरी पल में भी अनामिका एक और इंसान को बचा लेती है। ट्रेन जब विजयपुर में जाके रुकती है, सभी को अनामिका की साहसिकता के बारे में पता चलता है। ऑफिसर्स बहुत प्रशंसा करते हैं और इसकी वजह से सरकार की तरफ से अनामिका को 10 लाख का इनाम दिया जाता है। सरकार के सिक्योरिटी के साथ अनामिका और शारदा विजयपुर की देवी माँ का दर्शन करती है और बहुत खुश होती है। अनामिका आके सूद समेत रविंद्र का सारा कर्ज चुका देती है। रमेश ये देखकर बहुत रोता है और दुखी होता है। मुझे माफ कर देना अनामिका। माँ, मुझे माफ कर दो। तुम लोग घर पे नहीं थे तो मुझे लग रहा था कि मैं खुद की जान ले लूं। मैं शराब पी के तुम लोगों को बहुत सताया, इसलिए तुम लोग घर छोड़ के चले गए। माफ कर दो मुझे, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। तुम लोग बहुत खुश रहोगे, इसलिए मैं अब काम करूंगा और तुम लोगों का ख्याल रखूंगा। कभी मुझे इस तरह से आइंदा छोड़ के मत जाना। रमेश की ऐसी बातें सुन के शारदा और अनामिका बहुत खुश होती है। आपको काम करने की जरूरत नहीं, हम अब एक छोटा सा दुकान खोलेंगे और उसी को चलाएंगे। मैंने रविंद्र का सारा कर्ज चुका दिया है, फिर भी हमारे पास कुछ और पैसे बचे हैं और ये सब देवी माँ की ही कृपा है। हाँ, ये सब कैसे हुआ अनामिका, बताओ। मैं तो कहूँगी ये सब माँ देवी दुर्गा की कृपा है। फिर शारदा अपने बेटे को सारी बातें खुल के बताती है। रमेश ये सुन के बहुत खुश होता है। अपनी पत्नी के लिए उसे बहुत गर्व होता है। बाद में वो एक छोटा सा दुकान खोलते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक गांव में रविंद्र और पार्वती एक दंपति रहते थे। उनकी बेटी थी अनामिका। वो बहुत ही अच्छी बच्ची थी। पार्वती अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराती है। पार्वती के पास सिलाई मशीन था और वो सभी के कपड़े सिला करती थी। वो बेहतरीन डिजाइन वाले कपड़े सिलती थी। लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन अचानक से पार्वती बेहोश हो जाती है। रविंद्र उसे जल्दी से अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसकी जांच करके कहते हैं, देखिए, इनको कैंसर है। ये बस और कुछ ही दिन जिंदा रह पाएगी। इस बीमारी की कोई दवा नहीं। अभी के लिए मैं दवा लिख देता हूँ, आप उन दवाइयों को अच्छे से खिलाइए और फिलहाल के लिए आप अभी जा सकते हैं। रविंद्र अपनी पत्नी पार्वती को घर ले जाता है। दोनों ये सुनने के बाद बहुत ही दुखी हो गए। दोनों के आंखें भर आए और बात करने लगे। अजी, मेरे मरने के बाद आप फिर से शादी कर लीजिएगा। अगर बेटी की शादी करानी है तो पहले आपको शादी करनी होगी। और मुझे कैंसर है, इस बारे में आप हमारी बेटी को मत बोलिएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पार्वती, परेशान मत हो पार्वती। तुम मुझे पीछे छोड़ के पहले चली जा रही हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? आपको जीना होगा, हमारी बेटी के लिए जीना होगा। आपके पास कोई चारा नहीं, फिर आप मुझे कैसे जीवित रखेंगे? और जितने दिन बचे हैं उसी में 2 पल अच्छे से जी लेने दीजिए। सोच के दुखी मत होइए। वो देखो, बेटी आ रही है, अपना आंसू पोंछो। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मेरे बिना शॉपिंग करने चली गई थी। बहुत गुस्सा हूँ, जाओ। बेटा अनामिका, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लहंगा सिल दूंगी, ठीक है ना? अरे वाह, लहंगा! आप जो भी ड्रेस मेरे लिए सिलाई कर देती है और मैं स्कूल पहन के जाती हूँ तो सभी चलते हैं। मुझे इससे बहुत मजा आता है। अब शैतानी बंद करो और जाके खेलो।
अभी मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पूरी बनाती हूँ। इस तरह पार्वती अपनी बेटी को हंसाती है और उसे खुश करने में कामयाब भी हो जाती है। उस दिन पार्वती उसके लिए एक लहंगा भी सिल देती है। अरे पार्वती, तुम थोड़ा आराम भी करो, अभी सिलाई करने की क्या जरूरत थी? नहीं जी, कल मैं उसकी शादी में नहीं रहूंगी, पर उसकी शादी के लिए मैंने एक अच्छा सा लहंगा सिलवा के रखा है। उसे अभी नहीं दिखाऊंगी, जब उसकी शादी होगी तब उसे आप दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है पार्वती। अगले कुछ दिनों तक पार्वती अनामिका के साथ खुशी खुशी रहती है। 6 महीने के बाद पार्वती की मृत्यु हो जाती है। पार्वती के कहे मुताबिक रविंद्र कविता नाम की एक औरत से शादी करता है। कविता उस घर में आती है अनामिका की दूसरी माँ बनके, लेकिन 1 साल के अंदर ही कविता एक बच्ची को जन्म देती है। तब से वो अनामिका के साथ दुर्व्यवहार करने लगती है। अनामिका को बहुत परेशान करती है। तुम कॉलेज क्यों जा रही हो? मैंने तुम्हें पहले बर्तन साफ करने को कहा था ना। मौसी, आज मेरा स्पेशल क्लास है, मुझे जल्दी जाना होगा। मुझे सब पता था। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कहोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम मेरे कहे हुए काम नहीं करोगी तब तक तुम कहीं नहीं जाने वाली, समझी? इस तरह कहकर कविता अपनी सौतेली बेटी अनामिका को परेशान किया करती थी। 20 साल निकल जाते हैं। अनामिका की शादी की उम्र हो जाती है। अनामिका के साथ साथ कविता की बेटी काव्या की भी शादी की उम्र हो जाती है। कविता सोचती है वो काव्या की शादी अनामिका से भी ज्यादा धूमधाम से करेगी। वो काव्या के लिए महंगे और अच्छे कपड़े ले आती है और अनामिका के लिए सस्ते सस्ते कपड़े ले आती है। अनामिका को सौतेली माँ की करतूतें पसंद नहीं थी, पर वो चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। ऐसा ही चल रहा था, तभी उस गांव में एक नए कलेक्टर आते हैं। कलेक्टर का नाम रमेश और उसकी माँ का नाम शारदा। क्योंकि वो बहुत धनी परिवार थे, इसलिए शारदा दान धर्म करती रहती थी। एक दिन रमेश अपनी माँ शारदा को एक रेस्टोरेंट ले जाता है। वहाँ अनामिका भी गई हुई थी। डस्टबिन से खाना निकाल के अनामिका एक पैकेट में डाल रही थी। ये देखकर दुकान के मालिक अनामिका को डांटने लगते हैं। इन भिखारियों के पास कोई काम धाम नहीं है, डस्टबिन से खाना लेके ये जाके बेचते हैं। अरे कोई है यहाँ? इस लड़की को अभी यहाँ से बाहर निकालो। देखिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस खाना दे दीजिए। अनामिका के ऐसे कहने के बावजूद दुकानदार उसे खींच के बाहर निकालते हैं। शारदा अनामिका के पास जाके उसे कुछ पैसे देती है। देखिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा खाना दे दीजिए। ये लो खाने का पैकेट, इसे रख लो। रमेश के दिए हुए उस पैकेट को लेके अनामिका भागते हुए दूर जाती है। एक पेड़ के नीचे एक दंपति बैठे हुए थे, उनको जाके देती है। वो पैकेट मिलते ही वो दंपति उस पैकेट को खोल के खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। अनामिका का अच्छा दिल देखकर रमेश और शारदा दोनों बहुत खुश होते हैं। बेटा, इतना भला इंसान और हमें कहाँ मिल पाएगा? ये लड़की मुझे बहू के रूप में चाहिए। ठीक है माँ, मैं विवरण ढूंढ लेता हूँ, फिर हम उसके वहाँ जाएंगे। अगले दिन रमेश और शारदा अनामिका के घर जाते हैं। साक्षात कलेक्टर आके लड़की का हाथ मांग लिया तो रविंद्र ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन कविता कैसे भी इस शादी को रोकना चाहती थी। जब शादी 1 हफ्ते की दूरी में थी तो रविंद्र पार्वती का सिलवाया हुआ वो लहंगा लाके अनामिका को देता है। बेटा अनामिका, तुम्हारी माँ ने ये लहंगा सिला था तुम्हारे लिए। वो जानती थी कि वो तुम्हारी शादी तक जिंदा नहीं रह पाएगी, इसीलिए तुम्हारी शादी के लिए वो लहंगा सिल के रखी थी। उस लहंगे को देखकर अनामिका बहुत रोने लगती है। इधर कविता गुस्से में थी कि अगर अनामिका की पहली शादी हो जाती है तो वो पूरी संपत्ति लेकर वहाँ से चली जाएगी। इसीलिए वो अपनी सौतेली बेटी को कैसे भी मारना चाहती थी। दूध में जहर मिला के बहुत प्यार से अनामिका को देती है। क्योंकि वो लहंगा पहनी हुई थी, इसीलिए अनामिका को कुछ भी असर नहीं होता है। क्योंकि जहर दूध पीने के बाद भी अनामिका नहीं मरती है, इसीलिए कविता सोचती है उसे आम के खेत में ले जाके वो मारेगी। खेत में लोग इंतजार कर रहे थे छुरी चाकू लेके। वो अनामिका को छुरी से मारते हैं, फिर भी अनामिका को कुछ नहीं होता है। अनामिका समझ जाती है कि ये मायावी लहंगा है। फिर अनामिका घर आके अपने आप को शीशे में देखती है। अरे, मैं शीशे में दिख क्यों नहीं रही हूँ? लगता है ये मायावी लहंगा है। मेरी माँ ने मेरे लिए खास करके बनाया था, इसीलिए जब तक ये मेरे साथ रहेगा कुछ नहीं होगा मुझे। अनामिका खुद को शीशे में देखकर बहुत आश्चर्य हो रही थी, पर कविता खिड़की से चुपके चुपके देख लेती है और उसे मायावी लहंगा के बारे में पता चल जाता है। कैसे भी करके वो उस लहंगे को जला देना चाह रही थी। जब रात में सभी सो गए
कविता अनामिका के कमरे में जाकर वो लहंगा ले आती है और उसे जला देती है। उधर काव्या जो अपने कमरे में थी वो जोर से चिल्लाने लगती है कि उसके कपड़े जल गए हैं। अरे मेरी बेटी, आग! जी सुनते हो, जल्दी चलिए। बेटा अनामिका, जल्दी चलो, कैसे भी करके काव्या को बचा लो बेटा। अरे मौसी, आग कैसे लग गई? आप जल्दी से एक बर्तन में पानी ले आइए। काव्या, कुछ नहीं होगा, सुनो। अनामिका जल्दी से बेडशीट से काव्या को ढक देती है, फिर उस पर पानी डाल देती है। इस तरह अनामिका काव्या की जान बचाती है। कविता को अपनी गलती का एहसास होता है। बेटा अनामिका, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें मारना चाहती थी, जो कि नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास मायावी लहंगा है तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। ये जानकर मैं वो लहंगा जलाने गई, भगवान ने मेरे बेटी को ही जला दिया। मुझे माफ करना बेटा। मौसी, मेरी माँ के अच्छे दिल ने बचाया है। जब मैं ससुराल जाऊंगी तो सारा जायदाद काव्या के नाम लिख के जाऊंगी। मैं चाहती हूँ बस आप लोग खुश रहे। अनामिका की ऐसी बातें सुन के कविता और काव्या अनामिका को लिपट के रोने लगते हैं। फिर सभी की उपस्थिति में अनामिका और रमेश की धूमधाम से शादी होती है। अनामिका की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। वो मायावी लहंगा अनामिका का देखभाल करता है और रक्षा कवच की तरह उसे सुरक्षित रखता है।